हम बिजनेस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जरा एक बात ध्यान में रखें, ये टॉपिक आपको चंद दिन थोड़ा सा तंग करेगा, ठीक है ना। इसलिए जरा आराम से सुकून से आपने चलना है। मसलन थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, फिर उसकी जब कनेक्टिविटी क्रिएट करेंगे तो बातें समझ आएंगी। मसलन 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 हमारे पास एक कंपनी के अकाउंट्स आए हैं और वहां लिखा हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें बताया गया जी एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 मिलियन रुपीज है, 20 लाख रुपए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है। अब वो कहता है कि जो कंपनी ने कॉस्ट चार्ज की हुई है उसके अंदर ये चीजें आ रही हैं, एक्सपेंसेस आपके जाहिर है अकाउंटिंग वाली टर्मिनोलॉजी आ रही होगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। ये सवाल ऐसे शुरू हुआ है। अब उसने ना नीचे एडजस्टमेंट नंबर 1 में बताया है एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹2,50,000 इनकम टैक्स। तो कहते हैं जो हमने कॉस्ट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल से पहुंचे ना हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक, वो कहते हैं भाई 2.5 लाख रुपया टैक्स है। अब हमने एक बात पढ़ी है, हम इस वक्त सेक्शन 21 में ये पढ़ रहे हैं क्या चीज अलाउड है और क्या चीज अलाउड, क्या टैक्स अलाउड है। पहला ही पॉइंट सेक्शन 21 का क्या था कि इनकम टैक्स एज ए एक्सपेंस अलाउड नहीं है। पहला ही पॉइंट हमारा सेक्शन 21 का क्या था कि इनकम टैक्स एज ए एक्सपेंस अलाउड नहीं है। नहीं अलाउड है का क्या मतलब हुआ, जो चीज नहीं अलाउड होगी अगर हम प्रॉफिट से चल रहे होंगे तो वो उसमें ऐड कर देंगे। इसका मतलब है टैक्स वाले के हिसाब से हम यहाँ लिखेंगे ऐड इन एडमिजिबल, तो यहाँ लिखेंगे टैक्स, तो 2.5 लाख रुपया ऐड हो गया। इसका मतलब है कंपनी का प्रॉफिट अभी तक के मुताबिक कितना हो गया, 22,50,000 हो गया, ठीक है। फिर सवाल में आगे उसने बात लिखी कि जनाब परचेजेस इंक्लूड्स ₹300,000 on which no tax was deducted। बात समझ आई है। वो कहता है 3 लाख रुपए की ऐसी परचेजेस हैं जिस पर हमने टैक्स नहीं काटा हुआ। तुमने कहा यार परचेजेस का डिसअलाउंस कैसे होता है, लोअर ऑफ नंबर 1 जिस पर टैक्स नहीं काटा 3 लाख, और बी टोटल परचेजेस का 20%। अब अगर वो हमें टोटल परचेजेस बता दे तो उसका 20% देखेंगे। परचेजेस नॉर्मली एक अगर ऊपर कंपनी का नाम आ रहा होगा, ऊपर कंपनी का नाम आ रहा होगा, जाहिर है वो इसे बिल्कुल क्लियरली हमें बताएगा कि रॉ मटेरियल है कि नहीं, ठीक है ना। अब हमने ये फर्ज कर लें दूसरी अमाउंट थी वो 3 लाख से बड़ी थी, तो हमने इसको भी ऐड बैक कर दिया। अब ये होना है अल्टीमेटली। अब बताएं समझ आ रही कि नहीं आ रही। एक्चुअली अभी हम प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, जब इसकी कनेक्टिविटी क्रिएट होगी तो पता चलेगा क्या समझ आ रहा है क्या नहीं समझ आ रहा, ठीक है ना। फिर उसने कहा जी सैलरी ऑन विच टैक्स नॉट पेड, 2 लाख रुपए की सैलरी है, स्ट्रेट 2 लाख रुपए ऐड हो जाएगा जी। जाहिर है इनएडमिसिबल का मतलब ये माइनस नहीं होने थे, लेकिन आपको पता है कि जो इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं, ये जब हमने ये फिगर हमने कहां से उठाई है, अकाउंटिंग से, FAR 1 के नॉलेज से उठाई है ना। FAR 1 में तो आपने कोई ऐसी बात नहीं पढ़ी, इनकम स्टेटमेंट से उठाई है, ठीक है ना। FAR 1 में तो कहीं नहीं पढ़ा कि टैक्स कटा है कि नहीं कटा, ये हुआ है कि नहीं हुआ, कैश से पे करे, वहां तो और उसूल से चल रहा है। इसका मतलब है ये सारे एक्सपेंसेस इसमें से माइनस हुए हैं,
नहीं, मैंने दानिस्ता क्योंकि टैक्स की मैंने एडजस्टमेंट डालनी है ना, इसलिए मैंने आफ्टर लिया। अच्छा, अगर आप जरा समझें, मैं फिर कह रहा हूं, जरा ब्रेन को, माइंड को थोड़ा एक लेवल ऊपर लाएंगे तो बात चलेगी। एक्सपेंसेस, इसकी दो कैटेगरी। नॉर्मली एक्सपेंसेस जो है वो अकाउंटिंग में से ऑलरेडी माइनस हुए होंगे। अगर इनमें से कोई इनएडमिसिबल है तो उसे एड बैक करना पड़ेगा, उसे एड बैक करना पड़ेगा। और अगर मैं एक एक्सेप्शनल बात कर रहा हूं, अगर एक एक्सपेंस है वो अकाउंटिंग में भी माइनस नहीं हुआ और टैक्स में भी माइनस नहीं होना, तो बस उसे इग्नोर कर देंगे, बस उसे सिंपली इग्नोर कर देंगे। एडजस्टमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन पड़ी थी ना, रिवर्सल चलना होता है, माइनस हुआ है तो, और अगर इनकम में ऐड हुआ है तो इनकम में से माइनस कर देंगे। बात समझ आ रही ना? अभी हमने इनकी कनेक्टिविटी ऐसे क्रिएट करनी है, इसलिए सेक्शन 21 खामोशी से, सब्र से पढ़ना है पहले आपने, फिर जब हम ऐसे सवाल में आके कनेक्टिविटी क्रिएट करेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। अभी आप सिर्फ उस प्रोविजन को समझें जो हम पढ़ रहे हैं। ये लिखा पता कि भाई अगर टैक्स एक्सपेंस है, अगर टैक्स एक्सपेंस क्लेम हो गया, कहां, जहां से आप शुरू कर रहे हो, इसलिए मैंने क्या लिखा, प्रॉफिट आफ्टर। और अगर मैं पिक करूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर तो ये इधर माइनस हुआ ही नहीं है। बात समझ आ रही है ना? मेरी बात फॉलो करके? यानी हमने सोचना है क्या अकाउंटिंग के इस प्रॉफिट में से वो एक्सपेंस माइनस हुआ है, और टैक्स अगर अलाउ नहीं कर रहा तो फिर उसको क्या करें, माइनस ना करें, यानी ऐड कर दें। लेकिन अगर माइनस ही नहीं हुआ तो फिर ऐड करने की जरूरत नहीं। मसलन यही मैं अगर लेता प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वो फिगर खुद भी 22,50,000 ही आ रही होती ना। अब एडजस्टमेंट डल के भी तो 22,50 में ही कन्वर्ट हुई है, तो फिर ये एडजस्टमेंट नहीं डालनी थी ना। तो थोड़ा सा अपने मेंटल लेवल को एक स्टेप ऊपर लाएंगे तो फिर बातें समझ आनी शुरू होंगी। लेकिन ऑब्वियसली ये ऐसी है, इसी प्रोसेस से हमने गुजरना है। आगे चलते हैं। ये वाली बात क्लियर हो गई? अब एडजस्टमेंट के हिसाब से समझ आ गई है। ये तो फिर वही बात लिखी हुई है, आगे चलें जी। अगर एक पर्सन 2 या 3 जगह जॉब कर रहा है तो उसकी जो इनकम होगी वो सैलरी जाएगी। अभी सैलरी तो नहीं पढ़ रहे आजकल, तो हम बिजनेस इनकम पढ़ रहे हैं। तो वो एम्प्लॉयमेंट कर, अभी तो बिजनेस की बात कर रहे हैं। नहीं, इसमें था बुक में यही पॉइंट लिखा हुआ है क्या? अगर 2 या 3 एक से ज्यादा वो जॉब कर रहे हैं ना, तो वो सैलरी नहीं, इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगी। पढ़ दें क्या जी? कौन सा पेज है? 102 पॉइंट नंबर। If an assessee is working for a number of persons, indicate that assessee is carrying on a business. So, assessee can name the assessee. अच्छा, ये एक उसने एक जस्ट ऐसे एक ओपनिंग एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसका लॉ से अभी कोई खास ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ ये समझाने की कोशिश हो रही है कि हम बिजनेस किसे कह रहे हैं, ठीक है ना।
वो कह रहे हैं कि वहाँ हमने एक लफ्ज़ बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, कल जब हम वहाँ की स्लाइड से गुजर रहे होंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम जो बात कर रहे हैं वहाँ हमने लिखा था कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, ये उसके साथ अटैच करने वाली एक बात है, ये कुछ नहीं ऐड कर रहा। कल जब हम स्लाइड नंबर 1 से गुजर रहे होंगे ना, वहाँ से मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। जी आएगी, मैं अभी इन सारों को करने लगा हूँ और फिर आपको समझाने लगा हूँ। हम इसी सवाल के ऊपर अब इन प्रोविजंस को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना? टैक्स की बात समझ आ गई है? अच्छा जी, दूसरी भी टैक्स की बात थी। तीसरी क्या थी? तीसरी क्या बात थी? In any expenditure from which person is required to deduct or collect tax under income tax ordinance unless the person has paid or deducted and paid tax. वो कहता है भाई हमने ना एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाई थी 2 लाख रुपए की, लेकिन हमने उनका टैक्स नहीं काटा। अब वो 2 लाख रुपए अकाउंटिंग वाले ने तो अलाउ किया हुआ था ना, वहां तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आ गया था वो, लेकिन टैक्स वाला कह रहा है कि भाई अगर आपने टैक्स नहीं काटा तो हमारी नजर में वो एक्सपेंस नहीं है। डिसअलाउ का मतलब है ऐड करें, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। फिर अब असल में जरा जहन में सोचें, यहां से जो फिगर मैं अल्टीमेटली निकालूंगा वो मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट है ना, जिसके ऊपर मैंने टैक्स पे करना है। अब एक उसूल ये हो सकता था, कहीं ऐसे भी एक उसूल बन सकता था, हम कहते हैं यार नहीं नहीं, जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है ना उस पर ही टैक्स लगाना है, तो फिर ये सब्जेक्ट हम ऐसे पढ़ ही ना रहे होते। फिर तो हम कहते हैं जो अकाउंटिंग में है इसके ऊपर टैक्स लेना है। असल बात डिस्कशन ये हो रही है, क्या जो रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड हमें प्रॉफिट बता रहे हैं, क्या इस पर टैक्स पे करना है? तो जवाब आया नहीं, इस पर नहीं पे करना, बल्कि आपने सेक्शन 21, 20, 18 इनको अप्लाई करने के बाद एक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उस पर टैक्स पे करना है। अब इसके दरमियान में गैप क्या आ रहा है? एक्सपेंसेस का सबसे बड़ा गैप आ रहा है। सेक्शन 21 कुछ चीजों को कह रहा है कि यार हम अकाउंटेंट की नजर में, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की नजर में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नजर में ये खर्चा होगा, हमारी नजर में खर्चा नहीं है। अगर आपने सामने वाले बंदे का टैक्स नहीं काटा तो भाई हम आपको ये एक्सपेंस अलाउ नहीं करेंगे। इसका मतलब है क्या करेंगे? एड बैक करेंगे। डिसअलाउ का मतलब क्या है? रिवर्सल। डिसअलाउ का मतलब क्या है? रिवर्सल। अगर कोई चीज ऐड हुई है तो लेस हो जाएगी, लेस हुई है तो ऐड हो जाएगी। तो ये खर्चा ऐड हुआ है कि लेस हुआ है? लेस हुआ है, तो फिर रिवर्सल क्या डलेगा? ऐड डलेगा। क्लियर हुई है बात? आगे चलें। फिर हमने अगली बात पढ़ी थी, डिडक्शन को हमने एक्सप्लेन कर लिया था इसी तरह ही, वही 3 हिस्सों में बांट कर इसे, रॉ मटेरियल और बाकी सारी बातें। और फिर अगली प्रोविजन आई थी जनाब कि अगर थर्ड शेड्यूल आइटम आपने खरीदी है, अब ये मेरी कॉस्ट है ना, किसी ग्रोसरी स्टोर ने, हमने थर्ड शेड्यूल आइटम को ऐसे ही हल्का सा पढ़ा था कि यार इसमें शैम्पू, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, बेवरेजेस, इस तरह की चीजें आ रही होंगी। अब एक ग्रोसरी स्टोर है, फर्ज कर लें अल्फत स्टोर है, उसने खरीदी हैं चीजें। अब आपको पता है ये कंपनीज ये किसके थ्रू हमें चीजें बेच रही होती हैं? सेल्समैन के, सेल्स एजेंट के थ्रू, होलसेलर के थ्रू। उसने हमारे से कमीशन लेना है इसके ऊपर। वो कहता है अगर वो बंदा एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है, कौन? जो हमें सप्लाईज दे रहा है। अगर एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है यानी रिटर्न जमा नहीं कराता, तो फिर आप उसको ज्यादा से ज्यादा कमीशन 0.2% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट पे कर सकते हैं। अब फर्ज किया मैंने 1% पे किया हुआ है, तो ऊपर वाला 0.8% जो एक्सपेंस मेरा क्लेम हुआ है वो क्या हो गया है? डिसअलाउ हो गया है। डिसअलाउ का मतलब ऐड हो जाएगा। फर्ज करें मैंने ये चीजें खरीदी हैं, ऐसे ऐसे अज्यूम कर लें, मैंने ये चीजें परचेज की हैं, ऐसे अज्यूम कर लें मैंने ये थर्ड शेड्यूल आइटम परचेज की हैं 12 लाख रुपए की, और इस बंदे को 2% हमने कमीशन पे किया हुआ है, जिससे हम चीजें खरीद रहे हैं। 12 लाख रुपए की चीजें हमने खरीदी हैं और उसको हमने 2% कमीशन पे किया। कितना कमीशन पे हुआ? 24,000 रुपया। हमारी अकाउंटिंग के अंदर 24,000 क्या आ रहा है?
एक्सपेंस। अब देखना है ये बंदा कौन है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है या नहीं है। अगर है तो कहते बस ठीक है कोई बात नहीं, 24,000 आपने खर्चा पे किया, आपका बिजनेस एक्सपेंस है, बिल्कुल ठीक है, अलाउड है। अब जरा गौर करें, अलाउड है का मतलब है अकाउंटिंग वालों ने भी माइनस किया हुआ है, हमने भी माइनस करना था, तो नो ट्रीटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन वाले स्टाइल में सोचें, कुछ भी नहीं करना। और अगर ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट नहीं है तो वो कहता है आपने इसको 0.2% पे करना था। अब 12 लाख का 0.2% लें, वो कहता है भाई इनको 2400 रुपया, यही बनती है 2400 रुपया आपने पे करना था, हमने पे कितना किया हुआ है, डिफरेंस लें कितना है 21,600। अकाउंटिंग में ज्यादा एक्सपेंस चार्ज हुआ है, ये एड बैक हो जाएगा यहाँ पर। बात समझ आई है जी? टैक्सेबल इनकम जो बाद में आ रही है तो हम टैक्स को एक्सपेंस के तौर पे पहले कैसे नहीं, वो तो हम देख रहे हैं हमने फिगर उठाई कौन सी है। अकाउंटिंग में टैक्स आ रहा है ऐसे कि नहीं आ रहा, पहले अकाउंटिंग ध्यान में लाए ना, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेलिंग, फाइनेंशियल, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स। अकाउंटिंग में जो टैक्स आ रहा है वो ये वाला टैक्स नहीं आ रहा, वो तो आप डेफर्ड टैक्सेशन अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आगे FR2 में पढ़ेंगे मेरा ख्याल है, वो टैक्स ये वाला नहीं आ रहा, वहां एक टैक्स आ रहा है। अब हमने सवाल शुरू किया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, इसका मतलब है इसमें से टैक्स माइनस हुआ है, तो पहला ही उसूल है कि टैक्स एक्सपेंस नहीं हो सकता, तो हमने टैक्स को वापस ऐड कर दिया। और अभी मैंने आपको करके दिखाया, अगर हम फिगर ऊपर वाली उठाते तो क्या फिगर आनी थी, 22,50,000, अब कितनी हो गई है, तो वही खड़े हैं। ये तो फिगर पिक करने की बात है कि हमने फिगर कहां से शुरू की है। जब कभी आप बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ रहे थे तो हम कहते थे कि यार पहले देखना है हम कैश बुक से शुरू कर रहे हैं या बैंक से यूज शुरू कर रहे हैं, एडजस्टमेंट उसके मुताबिक प्लान करते थे। अगर कैश बुक से शुरू चीज ऐड हो रही है तो पासबुक से शुरू करेंगे तो वो माइनस हो रही होती थी। बात समझ आई है? क्लियर हो गई है बात ही? अब ये वाली एडजस्टमेंट हमें समझ आ गई है, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या थी, वो कहता है जनाब हमारी कंपनी थी, हमें एक फाइन लगा है 5 लाख रुपए का, एनवायरमेंटल लॉज वालों ने आके फाइन लगा दिया कि भाई आपकी फैक्ट्री जो है वो धुआं खारिज कर रही है और आजकल स्मोक बहुत हो रही है, इसलिए उन्होंने फाइन कर दिया। अब अकाउंट वाले ने ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था इसमें उसने ये माइनस किया हुआ है, क्योंकि अकाउंटिंग में तो ये एक्सपेंस है। और हमें वहां सवाल में कैसे पता चल रहा होगा, सवाल में ऐसे पता चल रहा होगा, वो कहेगा एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹500,000 पेड एज पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज। अब एडमिन एक्सपेंस का मतलब है यहाँ से माइनस हुआ है, ठीक है ना, यहाँ से माइनस हुआ है। अकाउंटिंग को कोई एतराज नहीं हुआ इस पे, टैक्स वाला कहता नहीं भाई ये तो हमने खर्चा अलाउ नहीं करना, तो फिर एड बैक कर देते हैं। बात समझ आ रही? हमें जब ये इलस्ट्रेशन में, जब हमें एग्जाम में ये बात बताएगा ना, तो वो जो हमारे मशहूर अकाउंटिंग के हेड्स है ना, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेलिंग, फाइनेंशियल, या एडमिन सेलिंग को बाद दफा इकट्ठा करके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऐसे बताएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड्स, इसका मतलब है यहाँ से माइनस हुआ है। सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स, इसका मतलब है यहाँ से एक्सपेंस हुआ है। परचेजेस इंक्लूड्स, इसका मतलब है यहाँ से माइनस हुआ है। ऐसे हमें पता चला करेगा कि यहाँ क्या हुआ है, और अगर डिसअलाउ है तो इसका मतलब है उसका रिवर्सल डालना है हमने। तो बात समझ तो नहीं आ गई? आ गई है। अब ये वाली बात समझ आई है कैसे होगी? अब ये वाली प्रोविजन कैसे चेक होगी? वो कहेगा जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड ये वाली अमाउंट है और ये हुआ है। अब हम देखेंगे कि यार नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमने 2 हिस्सों में बांट लिया था, ठीक है ना। अच्छा जी, कहाँ चला गया पेनल्टी वाली बात, कहाँ चली गई? ये आ गया। ये
हमने कहा यार अगर तो ये पेनल्टी पे हुई है किसको, गवर्नमेंट को, यानी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन, और इसकी एग्जांपल्स क्या है, सेल टैक्स की रिटर्न लेट फाइल की थी, वो कहता जी एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड लेट फाइलिंग पेनल्टी ऑफ ₹20,000, ऐड बैक कर देंगे क्योंकि उधर माइनस हुई है, ठीक है ना। फिर वो कहता नहीं जी एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड्स लेट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, है ना। इसी तरह से कंपनी एक्ट की, इसी तरह कोई एनवायरमेंटल लॉज की, ये सारी पेनल्टीज है ना। लेकिन अगर वो कहता है एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड फाइन ऑफ ₹200,000 पेड अंडर पेड एज डैमेजेस अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये अलाउड है, पहले भी माइनस हुआ हुआ है, तो माइनस ही करने का हमें भी कहा जा रहा है, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ट्रीटमेंट ठीक हुई है। कोई लिंक बन रहा है अब? सवाल में ये बात ऐसे आनी है, हम अभी प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, तो जैसे ही सवाल सॉल्व करेंगे तो फिर ये सारी चीजें आपको समझ आई हुई होंगी इंशाल्लाह ताला। वो जो आप सोच रहे हैं ना कि समझ नहीं आई, समझ आई हुई, अभी सिर्फ प्रोविजन पढ़ रहे हैं, जब इसकी कनेक्टिविटी करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगी सारी की सारी चीजें। अब आप सोचें कि आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं, फिलहाल स्लाइड पढ़ लें। अच्छा जनाब, सैलरी की बात हुई थी, अगर 32,000 रुपए से ज्यादा सैलरी है और आपने कैश में पे कर दिया है तो डिसलो हो गया। लेकिन इधर हुआ है, अब ऐसे लिखा होगा सैलरी एक्सपेंस इंक्लूड सैलरी ऑफ ₹2,50,000 विच वर अबव ₹32,000, ठीक है। इसका मतलब है वायलेशन हो गई है, वायलेशन हो गई है, यहाँ माइनस हुई है, तो उधर जाके क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एक सैलरी के बारे में एक प्रोविजन ये है। फिर सैलरी के बारे में एक दूसरी प्रोविजन है, पुराने वाली को लिंक किया हमने, क्योंकि वहां लिखा था एनी एक्सपेंस, तो सैलरी भी तो एक्सपेंस है। अगर किसी बंदे की सैलरी टैक्सेबल लिमिट में फॉल करती है और हमने टैक्स नहीं काटा तो फिर भी नॉट अलाउड हो जाएगी। फिर एक प्रोविजन हो रहा है कि अगर हमने सैलरी, वेजेस, रेन्यूमरेशन एओपी ने पे की अपने पार्टनर्स को तो ये एक्सपेंस नहीं है, ये भी एड बैक हो जाएगी। अच्छा, अब कल एक लफ्ज हम पढ़ कर गए थे कि अगर कोई वायलेशन तीनों ही हो गई हैं तो एक ही दफा एड बैक होगी। मसलन एक सैलरी है किसकी, एओपी की, सैलरी 32,000 से ऊपर है, वो वायलेशन भी हो गई। सैलरी पर टैक्स भी नहीं काटा, ये वायलेशन भी हो गई, और ये तो सैलरी पे ही नहीं कर सकते थे, तो 3 दफा नहीं ऐड होना, एक ही दफा ऐड होना, एक करना है। यानी इसका मतलब है आप ऐसे समझे, नहीं ऐसे समझे, तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। सैलरी बैंक से भी पे होनी चाहिए, अगर वो टैक्सेबल लिमिट है तो टैक्स भी कटा होना चाहिए, और अगर वो है एओपी की तो फिर तो सैलरी पे ही नहीं कर सकते। पिछली दोनों फुलफिल भी की हुई है तो तब भी डिसअलाउ है। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, एनी एक्सपेंडिचर पेड और पेएबल ऑफ ए कैपिटल नेचर, कल हमने पढ़ा था कि यार हम रिसीट्स एंड पेमेंट कैपिटल नेचर के अलावा रिकरिंग इन नेचर की बातें कर रहे हैं। कैपिटल नेचर का मतलब है जिन चीजों को हमने कैपिटलाइज कर लिया, मींस एसेट बना दिया। कौन सा? नॉन करंट एसेट बना दिया, ठीक है ना। बिल्डिंग खरीद लिया है, प्लांट खरीदा है, मशीनरी खरीदी है, एसी खरीदा है, गाड़ी खरीदी है। वो कहता है गाड़ी का खरीदना जो है वो एक्सपेंस नहीं है। अच्छा, ज्यादातर क्या होगा, जरा तवज्जो रखें, क्योंकि हम एडजस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं, इधर, तो गाड़ी को तो इधर भी एक्सपेंस नहीं बनाया हुआ। KFR1 में एक्सपेंस बना दिया, नहीं बनाया ना, इसका मतलब है यहाँ इख्तलाफ नहीं क्रिएट हुआ। लेकिन अगर हम, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ लिया आप लोगों ने, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मिजाज भी बनाना है। वो कहता है एक गाड़ी खरीदी थी, अकाउंटिंग वालों ने गलती से एक्सपेंस में चार्ज कर दिया, वो कहता भाई हम तो नहीं करेंगे, तो फिर ये एड बैक हो जाएगा। बात समझ आ रही है? फिर सुने मैं क्या कह रहा हूँ। वो कहता है गाड़ी खरीदी थी
एक सब्र कर दो, गाड़ी खरीदी थी, अकाउंटिंग वालों ने गलती से एक्सपेंस आउट कर दिया, तो फिर गाड़ी की कॉस्ट यहाँ रिवर्सल डलेगी। और अगर वो कहता नहीं एक गाड़ी खरीदी है, अकाउंटिंग वालों ने भी उसको एक्सपेंस नहीं डाला, कैपिटलाइज किया हुआ है, इसका मतलब है जो गाड़ी हमने 1 करोड़ रुपए की खरीदी है उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन अगली एक मसला है, अकाउंटिंग वाले ने उस गाड़ी पर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखी है। वो कहता है यार हमने ये भी नहीं माननी, हम अपनी डेप्रिसिएशन आपको सिखाएंगे, वो वाली चार्ज करनी है। इसका मतलब है अकाउंटिंग वाली डेप्रिसिएशन डिसअलाउ करेंगे और फिर टैक्स वाली डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे, माइनस करेंगे। अब 2 एडजस्टमेंट आ गई एडजस्टमेंट डालनी। जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हम एक मिजाज पढ़ते हैं ना, क्या क्या गलत हुआ है, तो कुछ चीजें रिवर्सल करने से ठीक हो जाती हैं। अब सबसे पहले देखना गलत हुआ क्या है। अगर तो हमने एसेट को एक्सपेंस बना दिया है, तो फिर सबसे पहले तो ये ठीक करते हैं, ठीक है ना। फिर दूसरा काम क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी। अब अकाउंटिंग वाले ने डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज की, उसने तो एक्सपेंस कर दिया ना। इसका मतलब है पहली एक गलती हुई, उसने एक्सपेंस चार्ज किया हुआ है, आप एक्सपेंस ठीक करें, हो गया। अब उसने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी, नहीं की हुई, तो हम चार्ज कर लेते हैं। हमने तो करनी है ना, माइनस करना है हमने। बात समझ आई है? देखिए पढ़ते हैं। Any expenditure paid or payable of a capital nature, however, depreciation or amortization shall be allowed in respect of a depreciable asset, intangible or pre-commencement expenditure. वो कहते हैं अब हम बताएंगे आपको कि आपने डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करनी है। इसका मतलब है इशू क्या इन्वॉल्व हुए हैं। कैपिटल नेचर के जब एक्सपेंसेस आएंगे तो उसमें क्या इशू होगा, सबसे पहले देखेंगे कि क्या एक्सपेंस आउट तो नहीं होगा। एक गलती किसमें, अकाउंटिंग में। अगर एक्सपेंस आउट हो गया तो एक्सपेंस को क्या कर दें, डिसअलाउ कर दें। 1 करोड़ की गाड़ी यहाँ डिसअलाउ करें। पहले डिसअलाउ का क्या मतलब है, रिवर्सल डालें, माइनस हुआ हुआ है ऐड करें। अब देखना डेप्रिसिएशन, कहते हैं अकाउंटिंग वालों ने तो डेप्रिसिएशन ली नहीं हुई, लेकिन हमने तो लेनी है ना, तो फिर अलाउ टैक्स डेप्रिसिएशन, अलाउ टैक्स डेप्रिसिएशन। ये 2 एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। पहले 1 करोड़ रुपया गाड़ी का ऐड करें, फिर उस पर जितनी टैक्स की डेप्रिसिएशन बनती है, अभी कल के लेक्चर में सीखेंगे कितनी बनती है, फिर वो माइनस कर ले। ठीक हो गई बात। कब, अगर अकाउंटिंग वाले ने एक्सपेंस आउट कर दिया, और अगर अकाउंटिंग वाले ने एक्सपेंस आउट नहीं किया, कैपिटलाइज किया है, तो फिर गाड़ी का तो मसला नहीं है, गाड़ी की कॉस्ट तो उसने भी नहीं डाली हुई। अब क्या करें, क्योंकि अकाउंटिंग वाले ने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ली होगी, वो तो माननी नहीं हमने कहा जनाब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन विल बी डिसअलाउड, और इसकी जगह टैक्स डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखना गलती कहाँ हुई है। कैपिटलाइजेशन में गलती नहीं हुई है, टैक्स वाला भी कह रहा था कि कैपिटलाइज करे, अकाउंटिंग वाले ने भी कैपिटलाइज किया, लेकिन टैक्स वाला अकाउंटिंग वाले की डेप्रिसिएशन नहीं मान रहा। अगर उसको डिसअलाउ करो, इसकी जगह जो हम कहेंगे वो वाली अलाउ कर दो। अभी चलते हैं। नॉन कैश नहीं है ना, हमने कहा था जहां जहां कह देंगे वो तो फिर करना पड़ेगा, नहीं तो कह दिया उन्होंने। तीसरी गलती क्या हो सकती है, डिस्पोजल के टाइम पर। आप अकाउंटिंग पढ़कर आए हैं, जब हम किसी एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो वहां गेन अराइज होता है या लॉस अराइज होता है, ठीक है। अब फिर वही मसला है, ये गेन तो अकाउंटिंग गेन आया, ये लॉस तो अकाउंटिंग लॉस आया। अब जरा सोचें, फिर सोचना वही है, डिसअलाउ का मतलब है रिवर्सल पोस्ट करना। फर्ज करने आपने एक गाड़ी खरीदी थी, फिर
उसको बेच दिया, फिर जाहिर गेन और लॉस कैलकुलेट करने का तरीका आपने WDV को उससे कंपेयर किया और आपको गेन या लॉस अराइज हो गया। फर्ज किया गेन अराइज हो गया, तो इसमें क्या हुआ है, ऐड हुआ है। अब डिसअलाउ का मतलब माइनस करना होगा, इसलिए बार बार लफ्ज बोल रहा हूँ, डिसअलाउ का मतलब है रिवर्सल करना होगा। इस फिगर में जो जैसे वो ट्रीट हुआ है उसका रिवर्सल डालना। अगर अकाउंटिंग गेन हुआ है तो उसके रिवर्सल का मतलब है माइनस करना, और अगर लॉस हुआ है, लॉस ऑन डिस्पोजल, तो वो तो यहाँ एज एक्सपेंस क्या होगा, लॉस ऑन डिस्पोजल मीन एक्सपेंस, वो यहाँ माइनस हुआ है, फिर उसे ऐड करना पड़ेगा, रिवर्सल। क्योंकि ना हमने अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन माननी, ना हमने अकाउंटिंग का गेन और लॉस मानना, उसकी जगह क्या करना है, टैक्स की डेप्रिसिएशन और टैक्स का गेन और लॉस। इसका मतलब है अब क्या करें, अकाउंटिंग गेन और लॉस विल बी डिसअलाउड, लेकिन डिसअलाउड का मतलब ऐड करना नहीं है, रिवर्सल। ठीक है ना, अगर गेन हुआ है तो माइनस करेंगे, लॉस हुआ है तो ऐड करेंगे। ये हो गया, अकाउंटिंग डिसअलाउ हो गया। इसकी जगह किसको लेकर आए, टैक्स की, टैक्स गेन और लॉस विल बी, अब अगर गेन हुआ है ऐड कर देंगे और अगर लॉस हुआ है तो माइनस कर देंगे। सब कुछ करेंगे, अभी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन दो अलग अलग उसूल बन रहे हैं। असल में प्रॉब्लम क्या है, आप अकाउंटिंग में अकाउंटिंग के उसूल से चल रहे थे। अकाउंटिंग के जो हमारे स्टैंडर्ड हैं वो आमतौर पर हम अकाउंटेंट को एक कॉन्सेप्ट देकर उसके बाद कहते हैं जनाब अब आप इस पर अपना ध्यान लगा लें, आपको क्या सूट करता है। ठीक है ना, उन्होंने कहा जनाब एक काम करें, आप डेप्रिसिएशन कैसे कैसे निकाल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, फुला फुला फुला, वो सारा सीख लिया। यूजफुल लाइफ कैसे पता चलेगी, उन्होंने जी आप एनालिसिस कर लें, आपको पता हो जी कौन सा एसेट है, कितनी यूजफुल लाइफ है। डेप्रिसिएशन का रेट कैसे आएगा, उन्होंने कहा रेट की कैलकुलेशन भी अंसारी साहब ने सिखा दी कि अगर रेट दिया नहीं है तो रेट कैसे निकलता है। टैक्स वाले कहते हैं हम इनमें से एक भी बात नहीं मानते, अंसारी साहब ने जो पढ़ाया हमने उसमें से एक बात लेनी है, सिर्फ प्रॉफिट उठा दे, उसके बाद हम अपने नॉलेज के मुताबिक आएंगे। अब इनकम टैक्स वाला ये नहीं कह रहा कि भाई डेप्रिसिएशन इतनी तरह की होती है, ये वो कहता है भाई एक बताइए ना, बस यही लगाने हैं। वो कहता है जी रेट, कहता है चुप करो मैं खुद बताऊंगा रेट क्या लगाना है। वो कहता है एक पॉलिसी बनानी थी, वो कहता है वो भी मैं ही बताऊंगा। अब ये सारी बातें कैलकुलेशन तो वैसी हो रही होंगी लेकिन उन उसूलों के मुताबिक हो रही होंगी जो टैक्स वाले बता रहे होंगे। तो अकाउंटिंग वाली बातों को आंखें बंद करके हमने डिसअलाउ कर दिया और टैक्स वाली को अलाउ कर दिया, और डिसअलाउ का मतलब है रिवर्सल डालना। तो जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आएंगे, जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आएंगे, ये तीन तरह के मसाइल क्रिएट कर सकते हैं आपके साथ। मसला नंबर 1, कोई चीज थी जो कैपिटलाइज होनी थी और अकाउंटेंट ने एक्सपेंस आउट कर दी हुई है। ये वाला मसला कैसे हैंडल होगा, ये बात यहां लिखी हुई है, समझ आ रही है। मसला नंबर 2, कैपिटलाइज होनी थी, उसने भी कैपिटलाइज ही की हुई है। अब सिर्फ एक मसला रह गया है, उसकी डेप्रिसिएशन और हमारी डेप्रिसिएशन का फर्क आ रहा है। तो कह रहा है यार उसकी डेप्रिसिएशन डिसअलाउ कर दें और अपनी डेप्रिसिएशन अलाउ कर दें। ये तो चलेगा ड्यूरिंग लाइफ। ये वाला इशू क्रिएट होगा आमतौर पर इन द ईयर ऑफ परचेज, ठीक है ना, और ये इशू हर साल चलेगा, उसकी डेप्रिसिएशन मेरी डेप्रिसिएशन, उसकी डेप्रिसिएशन मेरी डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। जैसे पाकिस्तानी कल्चर में कहता है उसके माँ बाप मेरे माँ बाप, उसके माँ बाप, ये सारे आधे लड़ाई झगड़े घरेलू यही है ना। तो यही वाला झगड़ा चल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसे वो सास ससुर वाले स्टाइल में समझेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी, ये वैसे ही चलेगी। फिर आ गया डिस्पोजल ईयर। डिस्पोजल ईयर में फिर अगर ये वाला इख्तलाफ नहीं भी चल रहा, कैपिटलाइज चल रहा है, तो चल रहा है हमेशा
हमेशा रहा, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन। अब जिस साल डिस्पोज ऑफ करने लगेंगे, अकाउंटिंग गेन, टैक्स गेन, ठीक है ना। तो जब कल हम आएंगे तो ये सारा जरा ये वाली बातों को कल परसों के एक आधे लेक्चर में हम कैलकुलेशन से कर रहे होंगे। अभी किताब बंद करने का नहीं कहा, अभी तो मैं कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन हमें ये डेप्रिसिएशन दोबारा पढ़नी पड़ेगी यहाँ कैलकुलेशन, और थोड़ा सा विजन आपका डेप्रिसिएशन के बारे में फर्दर क्लियर होगा कि डेप्रिसिएशन असल में कर क्या रही थी। हमने एक लफ्ज पढ़ा था कि कैपिटल नेचर के जो चीजें होंगी वो एक्सपेंस नहीं होगा। लॉ ने ऊपर ये बात ऐसे लिखी थी, ये उसकी इंप्लीकेशन आई है। क्या बात लिखी थी जी? एनी एक्सपेंडिचर पेड और पेएबल ऑफ ए कैपिटल नेचर, ये डिसलॉ हो गया क्योंकि डिसलॉ की लिस्ट चल रही है ना। एनी एक्सपेंडिचर पेड और पेएबल ऑफ ए कैपिटल नेचर, गाड़ी खरीदी, मोबाइल खरीदा, जितने भी एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट जितने भी बिजनेस में आपके आ रहे हैं, ये एक्सपेंस नहीं है, ये डिसलॉ हो गया। अब इस पर अकाउंटिंग में भी डेप्रिसिएशन ही मिलती है, यहाँ भी डेप्रिसिएशन मिलेगी, लेकिन अकाउंटिंग में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन मिल रही है, यहाँ टैक्स डेप्रिसिएशन। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं यार, कुछ शहजादे भी तो होते हैं जो अकाउंटिंग में ही गलती कर देंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर पढ़ा है ना हमने, जो अकाउंटिंग में भी गलती कर देंगे कि भाई कैपिटलाइज ही नहीं किया उन्होंने, तो फिर क्या करेंगे? वो कहते हैं भाई फिर क्या करेंगे, सबसे पहले जो उसने एक्सपेंस आउट कर दिया है तो पहले तो उस खर्चे को ठीक करेंगे, एक्सपेंस को डिसअलाउ करेंगे। बात समझ आ रही है? पहले उसे डिसअलाउ करेंगे और फिर उसके ऊपर, अब क्योंकि उसने तो कैपिटलाइज किया ही नहीं है तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का इशू नहीं क्रिएट हुआ। लेकिन हमें टैक्स डेप्रिसिएशन तो अलाउ नहीं है ना, क्योंकि ऊपर दो बातें लिखी हुई हैं। वो कह रहा है एक्सपेंस को डिसअलाउ करो, हाउएवर डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन शैल बी अलाउड। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, यही काम करना है हमने। लेकिन यहाँ सिस्टमैटिक एलोकेशन में हमारी मर्जी नहीं चलनी, बल्कि लॉ की मर्जी चलनी है। वो रेट अपने बता देंगे, लाइफ अपनी बता देंगे, पॉलिसी अपनी बता देंगे। मसलन हमें तो अलाउड था कि हम कोई भी पॉलिसी बना लें, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं यार, पॉलिसी हम बताएंगे। इसका मतलब है एग्जाम में 3 पॉसिबल एडजस्टमेंट आ सकती हैं और ये तीनों यहां आपको नजर आ रही हैं। अच्छा जी, एनी एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट एंड publicity in excess of 10% of turnover incurred by pharmaceutical companies। वो कहते हैं भाई जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ना, मेडिसिन की जो कंपनीज है, उनके ऊपर हमने एक और रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। क्या? वो अपनी सेल के 10% से ज्यादा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस नहीं कर सकते, बाकी किसी पे नहीं है। इसका मतलब है ये एक स्पेसिफिक प्रोविजन है जो जब सवाल शुरू हो रहा होता है तो वहां इंट्रोडक्शन डालता है ना, मेगा फार्मास्यूटिकल, अब यहां से पता चला अलर्ट हुए कि अच्छा अच्छा इस पे वो प्रोविजन भी लगेगी, ठीक है ना। अब अगर 10% है तो उसको डिसअलाउ कर देंगे। अकाउंटिंग वाले ने तो नहीं बताया, अकाउंटिंग में तो कहा जी, उसने कहा जी टर्नओवर है 1 करोड़ रुपया और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है 15 लाख रुपए। तुमने देखा टर्नओवर 1 करोड़ है तो 10 लाख हो सकते थे, तो 5 लाख ज्यादा आए हुए हैं तो 5 लाख डिसअलाउ कर देंगे, एड बैक कर देंगे जी, एज इट इज रहेंगी। एक स्पेसिफिक प्रोविजन आई है एक कंपनी के लिए, ठीक है ना। सेल, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर, लोअर ऑफ 2, एक एक्चुअल एक्सपेंस और दूसरा 10%। हमने परफॉर्म कैसे करना है? अदर देन फार्मास्यूटिकल कंपनी, एक्चुअल एक्सपेंसेस विल बी अलाउड। अब मतलब ये वाला एरिया, ये वाला टॉपिक हमने इसके ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट की हुई है, मेहनत की हुई है, इसके नोट्स बिल्कुल लॉ के से हट के एक बात बनाई हुई है। आप इसमें कहेंगे कि समझ नहीं आ रही है, ठीक है ना। नहीं नहीं, कोई मैं
ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जरा सा सब्र करना है, क्योंकि चीजों ने जब तक कनेक्ट नहीं होना ना, जब तक उसमें वो नहीं होगा, मसला नहीं हल होगा। और मेरे ध्यान में जाहिर है टीचर भी चीजों को देख रहा होता है ना कि अच्छा क्या हुआ क्या करना। मेरे ध्यान में एक और बात आई है जो कि मैं 1 से 2 दिन में आपको फिर प्रोवाइड करूंगा, फिर आप कहेंगे नहीं सर ये आपने पहले क्यों नहीं किया था। तो हमेशा बच्चों के फीडबैक से टीचर को भी पता चलता है ना, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे पहले से ज्यादा लाइक आ रहे हैं हर अटेम्प्ट ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, हम हमेशा ये सारा पढ़ा के कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं, लेकिन अब मेरे ध्यान में एक बात आई है, हर स्लाइड के साथ इसकी जो पॉसिबल सवाल है छोटे छोटे मैं साथ अटैच कर दूंगा। मंडे को जब आप आएंगे तो हुए होंगे ये इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। ऐसे ही ये मेरे ध्यान में अभी बात आई है पढ़ाते हुए कि अगर बच्चों को यहाँ मसला आ रहा है तो इसका हल ये है, इनमें से हर एक मैं एडजस्ट कर दूंगा। ये बिल्कुल आप आंखें बंद करके भी कर रहे होंगे तो हो रहा होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी आगे चलें। जी अब तो खत्म हो गया टाइम, अपनी टेस्ट कल करेंगे फिर हम। भाई आपने यार मैंने कल आपको कहा था मुझे क्लास के शुरू में टेस्ट देना है, आपने आप खुद ही शुरू में नहीं आए। कल आपने क्लास के शुरू में मुझे टेस्ट देना है, ठीक है ना। कल हम फिर आगे नहीं पढ़ेंगे, पहले टेस्ट डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी टेस्ट नंबर 3 दे दें पहले, वो तो दिया ही नहीं। अच्छा नहीं एक काम करेंगे, दोनों को डिस्कस कर लेंगे। अभी तक हमारे टोटल कितने टेस्ट हो गए हैं, इसका मतलब है एक असेसमेंट कर लें और एक उससे पिछला टेस्ट 3 कर लें, ठीक है ना, दोनों कर लेंगे। अच्छा जी इधर देखें, नहीं करनी, कुछ समझ नहीं है, सिर्फ याद नहीं करनी। सेल प्रमोशन में कितने इश्यूज आ सकते हैं? 2। या तो सवाल के शुरू में पता हो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो फिर ये इशू लगेगा, और अगर एक आम कंपनी है वो कहता जी बैरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट्स हैं, फिर कोई नहीं, फिर ये उसूल लगेगा, ठीक है ना। फिर जो भी एक्सपेंसेस हैं, टैक्स वाला भी कह रहा है मुझे कोई एतराज नहीं है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। इधर से भी माइनस हुए हैं, उधर भी माइनस ही होने थे ऑलरेडी, ठीक है। क्लियर होगी बात? अच्छा जनाब चलो कल यहाँ से आगे पढ़ेंगे, मैं जरा एक मिनट रुक जाए, स्लाइड नंबर 26 पर आगे हैं। अब आपने कल आके ये नहीं कहना कि हमें इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस समझ नहीं आ रहे। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलो।